नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, लेकिन वाक्य को विस्तार से जानने से पहले जान लेते हैं वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य शब्दों का वह सार्थक मेल जिससे अर्थ या भाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो वाक्य कहलाती है। जैसे सुधा पुस्तक पढ़ रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है। आइए वाक्य को विस्तार से जानते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में वाक्य में कुछ बताया या कहा जाता है, वाक्य का वह अंश उद्देश्य कहलाता है। जैसे राधे श्याम गेंद से खेलता है, शीला कपड़े धो रही है, आकाश का भाई राम खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में सभी रेखांकित शब्द कर्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं, अर्थात ये वाक्य में कर्ता के कार्य के करने वाले व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये उद्देश्य कहलाते हैं। कभी कभी कर्ता के साथ कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे तीसरे वाक्य में आकाश का भाई राम, ऐसे विशेष शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य में अन्य जितने पद शेष होते हैं, जैसे क्रिया, कर्म, क्रिया विशेषण, विशेषण आदि सभी पद विधेय कहलाते हैं। जैसे कार्तिक चिकित्सक है, मीरा दिल्ली जा रही है, आश्रम में रहने वाले संत व्रत हैं। इन वाक्यों में रेखांकित अंश विधेय हैं। वाक्य में वे ही शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए जो हमारे भावों का सटीक अर्थ दे सके। तीसरा गुण है आकांक्षा। आकांक्षा अर्थात इच्छा। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए जिसे पढ़कर या सुनकर श्रोता को पूर्णता का एहसास हो और उसके हृदय में कुछ और प्रश्न पूछने की आकांक्षा जागृत ना हो। चौथा गुण है पदक्रम। पदक्रम अर्थात व्याकरणिक आधार पर व्यवस्था। वाक्य में यदि शब्द व्यवस्थित क्रम में नहीं होंगे तो श्रोता उसका अर्थ नहीं समझ सकेगा और वाक्य भी अशुद्ध कहलाएगा। और पांचवा गुण है अन्वय। अन्वय अर्थात मेल। वाक्य के कर्ता, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष में मेल होना चाहिए। वाक्य में यदि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होगी तो सटीक अर्थ नहीं निकल सकेगा। वाक्य की निम्न विशेषताएं भी होती हैं। वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो व्यक्ति के भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है। वहीं वाक्य की रचना शब्दों के मेल से होती है तथा वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य के दो घटक या तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन्हीं के आधार पर वाक्य रचना संपन्न होती है। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। वाक्य व्याकरण के नियमानुसार ही बनाया जाता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में संवेदनशीलता होती है। वाक्य में निरंतरता होती है और साथ ही वक्ता के लिए बीच बीच में विराम लेने हेतु विराम चिन्हों की व्यवस्था भी होती है। वाक्य को दो आधारों पर विस्तार से जाना जा सकता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक ही विधेय अर्थात क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, लड़के खेल रहे हैं आदि। वहीं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम गए और तुम आए, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है अतः बाजार जा रहा हूँ आदि। वाक्य में योजक शब्द द्वारा जुड़ा प्रत्येक वाक्य उपवाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में योजक द्वारा प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, मगर, चाहे, न कि आदि।
स्वतंत्र उपवाक्यों के जोड़े जाने के संबंधों के आधार पर संयुक्त वाक्यों को 4 भागों में बांट सकते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, परिणामार्थक संयुक्त वाक्य और विरोधार्थक संयुक्त वाक्य। आइए इन चारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जहाँ स्वतंत्र उपवाक्यों के कार्य व्यापारों अथवा स्थितियों को जोड़ने का कार्य होता है, वहाँ संयोजक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मेरे लिए सब्जी है और आपके लिए दाल, मैं बैठूंगा तथा तुम लोग खड़े रहोगे, मैं आगरा आ गया था एवं मेरा भाई दिल्ली। विभाजक संयुक्त वाक्य, जहाँ स्वतंत्र उपवाक्यों के कार्यों या स्थितियों के बीच विकल्प दिखाया जाए, वहाँ विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे काम पूरा करो अथवा छोड़ दो, न तो तुम आए न अपने भाई को भेजा, या पिताजी राम के पास रहेंगे कि श्याम के पास। परिणामार्थक संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्यों में एक में कार्य का तथा दूसरे में उसके परिणाम का बोध होता है। जैसे आज रविवार है इसलिए बैंक बंद है, उन्हें जल्दी थी अतः रुके नहीं, या उसका आने का मन नहीं था इसलिए झूठा बहाना बनाकर चला गया। विरोधार्थक संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच विरोध का आभास होता है। जैसे उसका खेलने का मन था पर कोई खेलने वाला नहीं था, हम घूमने जाना चाहते थे लेकिन पिताजी नहीं माने, और सोहन मेहनती है मगर थोड़ा आलसी है। इस प्रकार के वाक्य विरोधार्थक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के तीसरे प्रकार मिश्र या मिश्रित वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि वह वहाँ पहुँच गया है, जब मदन आया तब मैं घर पर नहीं था, या मीरा ने बताया कि वह परीक्षा में प्रथम आई है। मिश्र वाक्यों के उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य अर्थात कर्ता और मुख्य विधेय अर्थात क्रिया से जो वाक्य बनता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य यद्यपि दूसरे वाक्यों से जुड़ा होता है पर अर्थ और भाव में स्वतंत्र होता है। जैसे बसंत ने कहा कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, मैं उस व्यक्ति से मिला था जिसने पहले टोपी पहनी है, मैंने वह मकान खरीद लिया है जो मंदिर के पास है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित अंश प्रधान उपवाक्य हैं। जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्यों की बात करें तो वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में संज्ञा पदबंध के रूप में आए वे संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये अधिकांशतः की योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं या कभी कभी की के स्थान पर कामा लगा दिया जाता है। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, या तुम जरूर आओगे यह मैं जानता हूँ। उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश संज्ञा आश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे आपकी वह कमीज कहाँ है जो आप कल लाए थे, जिसने यह अफवाह फैलाई है उसे सजा जरूर मिलेगी, या वह आदमी कहाँ है जिसने काली टोपी पहनी है। इन उदाहरणों में रेखांकित अंश विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य वे आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे यह सरस्वती विद्या मंदिर है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, जब मैं आगरा गया तब मैंने ताजमहल देखा था, या मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है। उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। अब जानते हैं वाक्य रूपांतरण के बारे में। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाक्य रूपांतरण कहलाती है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एक वाक्य दिया होता है तथा उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना होता है। आइए सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र वाक्य में बदलने के कुछ उदाहरण देखते हैं।
जैसे सरल वाक्य का एक उदाहरण है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसे संयुक्त वाक्य में यदि बदला जाए तो लिख सकते हैं, वे स्वावलंबी व्यक्ति हैं इसलिए सुखी रहते हैं। वहीं इस वाक्य का मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। एक अन्य उदाहरण, सरल वाक्य, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तुम बाहर गए और वह सो गया। वहीं इस वाक्य को मिश्र वाक्य में यदि बदला जाए तो लिख सकते हैं, जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह सो गया। संयुक्त वाक्य से सरल और मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, शशि गा रही है और नाच रही है। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलें तो लिख सकते हैं, शशि गा और नाच रही है। वहीं इसे मिश्र वाक्य में यदि बदला जाए तो लिखेंगे, जो गा और नाच रही है वह शशि है। ऐसे ही नीरजा ने कहानी सुनाई और ऋचा रो पड़ी। इस वाक्य को सरल में बदलें तो नीरजा की कहानी सुनाकर ऋचा रो पड़ी। मिश्र वाक्य में नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि ऋचा रो पड़ी। मिश्र वाक्य से सरल और संयुक्त वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो मजदूर मेहनत करता है उसे उसका लाभ नहीं मिलता। इसे सरल वाक्य में यदि बदला जाए तो लिखेंगे, मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। वहीं इसका संयुक्त वाक्य होगा, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यदि परीक्षा देनी है तो पढ़ लो। इसे सरल वाक्य में यदि बदलें तो लिखेंगे, परीक्षा देने के लिए पढ़ लो। वहीं इसका संयुक्त वाक्य होगा, परीक्षा देनी है इसलिए पढ़ लो। ऐसे ही अन्य उदाहरणों को हल करके वाक्य प्रकरण को आसानी से समझा जा सकता है। जो वाक्य प्रकरण आपको वीडियो में समझ में ना आया हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।